नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं वायर और स्ट्रिप्स बनाने वाली एक कंपनी की। कंपनी बहुत पुरानी है और इसका जो ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम भी इस कंपनी के नाम पर पड़ा है और इस ग्रुप की जो एक कंपनी है उसको आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस कंपनी के बारे में आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि ये उस जो ज़्यादा पॉपुलर कंपनी उससे संबंधित है। तो खैर, आज की जो कंपनी है उसका नाम है राम रत्न वायर्स लिमिटेड और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें श्री आनंद व्यास जी से प्राप्त हुआ है। तो शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह कंपनी के इतिहास से। तो कंपनी की जो स्थापना है वो 1992 में रामेश्वर लाल काबरा साहब ने की। उन्होंने अपने पुत्रों के साथ इस कंपनी की शुरुआत की और उनके पुत्र थे त्रिभुवन प्रसाद काबरा, महेंद्र कुमार काबरा, श्री गोपाल काबरा। अब ये जो रामेश्वर लाल काबरा है, जो इस पूरे फैमिली के कर्ता धर्ता हैं जिन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की, वो अब इस राम रत्न वायर कंपनी के चेयरमैन एमिरेटस हैं, यानी कि उनको बुजुर्ग चूंकि वो हो चुके हैं इसलिए उनको एक सम्मानित कंपनी में पद देकर वो इतना कोई काम शायद नहीं करते हैं, इस कंपनी में डायरेक्टली इंटरफियर नहीं करते हैं, लेकिन एक सम्मानित पद देकर उनको बिठाया हुआ है। अब काम करते हैं त्रिभुवन प्रसाद काबरा, उनके पुत्र, जो इस कंपनी के चेयरमैन हैं। महेंद्र कुमार काबरा, जो रामेश्वर लाल काबरा के दूसरे पुत्र हैं, वो इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और जो श्री गोपाल काबरा है, जो शुरुआत में इस कंपनी की स्थापना में अपने पिताजी के साथ थे, वो अब इस जो राम रत्न वायर जो कंपनी है, इसकी जो ग्रुप कंपनी है उसकी कई अन्य कंपनियों में संबंधित हैं। इस कंपनी में यानी डायरेक्टली राम रत्न वायर से ये श्री गोपाल काबरा साहब वो संबंध नहीं रखते हैं। तो 1995 में इस कंपनी की जो लिस्टिंग हुई वो बीएसई में हुई। उसके बाद 2022 में इस कंपनी की लिस्टिंग एनएसई में हुई। अब ये जो राम रत्न वायर ग्रुप है, जो कंपनी है, इसका आर राम रत्न से आर अगर आप ले लें तो ये जो आर से जो ग्रुप बनता है वो है आर ग्रुप। और उसकी एक बहुत मशहूर कंपनी जिसकी हमने चर्चा की कि भाई ये जो राम रत्न वायर ग्रुप की जो कंपनी है, एक बड़ी मशहूर कंपनी जिसको आप सभी जानते हैं, उस कंपनी का नाम है आर काबेल। तो ये जो आर काबेल है, इसका जो आर आया है ये राम रत्न से आया है। तो राम रत्न वायर ग्रुप से बना आर ग्रुप, और आर ग्रुप की एक जो कंपनी है वो है, एक कंपनी है आर काबेल और दूसरी कंपनी ऑफ कोर्स हो गई राम रत्न वायर। ये दो लिस्टेड कंपनीज हैं। इसके अलावा इनकी कई अनलिस्टेड कंपनीज भी हैं, जैसे आर पार्कॉन। ये जो आर पार्कॉन है ये पार्किंग, ऑटोमेटेड जो पार्किंग है वो उस तरह के बिजनेस में है। और आर बस्टक और MEW इलेक्ट्रिकल्स करके भी इनकी दो अनलिस्टेड कंपनीज बड़ी पॉपुलर अच्छी कंपनीज हैं। तो ये कंपनीज भी इस आर ग्रुप या राम रत्न वायर ग्रुप की कंपनीज हैं। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी जो है वो तीन मेजर बिजनेस सेगमेंट में काम करती है। एक जो है वो वायर्स एंड स्ट्रिप्स में के बिजनेस में है। दूसरा जो सेगमेंट है वो कॉपर ट्यूब्स और पाइप्स में, जिसमें अभी रिसेंटली इन्होंने थोड़ा सा एक्सपेंशन किया। और जो तीसरा इनका सेगमेंट है वो अदर्स की तरफ से कैटेगराइज करते हैं ये। तो इनका जो ब्रेड एंड बटर है, जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनका आता है वो आता है वायर्स एंड स्ट्रिप्स से। तो ये वायर्स एंड स्ट्रिप्स से इनका जो रेवेन्यू आता है वो 76% आता है। और जो कॉपर ट्यूब्स एंड पाइप्स वाला जो सेगमेंट है वहां से 22% आता है। और अन्य जो सेगमेंट है वहां से इनका रेवेन्यू 2% आता है। तो मेजर जो इनका रेवेन्यू आता है वायर्स एंड स्ट्रिप्स से आता है। ये वायर्स एंड स्ट्रिप्स क्या चीज़ है? तो देखिए, चाहे मोटर हो चाहे ट्रांसफार्मर, अगर आप सिंपल मोटर की बात करें तो कभी आपने उस मोटर को खुला हुआ देखा हो, या पंखे को कभी खुला हुआ देखा हो, या किसी भी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की मोटर को खुला हुआ देखा हो, तो उसके अंदर एक कुछ तारों का गुच्छा होता है जिसको वाइंडिंग बोलते हैं। कई बार कहते हैं पंखा जल गया है या मोटर जल गई है तो उसकी वाइंडिंग करानी पड़ेगी। तो उसके अंदर बेसिकली तार जो होते हैं वो तार डलवाने पड़ते हैं। तो वो जो तार जो होते हैं वो ये बनाते हैं। अब ये एनेमल्ड जो वायर्स हैं वो बनाते हैं आपस में। एनेमल्ड का मतलब ये उस वायर के ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई होती है, जिसके एक बहुत ही पतली सी लेयर चढ़ी हुई होती है, और ये जो लेयर है वो बेसिकली इंसुलेशन का काम करती है। यानी दो वायर्स जब आपस में टच होते हैं तो वो आपस में शॉर्ट नहीं होते, यानी वो आपस में उनमें विद्युत आपस में प्रवाहित नहीं होती, एक दूसरे से इंसुलेटेड रहते हैं। तो इन जो वायर्स होते हैं इनको एनामेल्ड वायर्स कहते हैं। तो अब ये दो तरह के वायर्स बनाते हैं, एक जो है कॉपर वायर बनाते हैं मेजरली, और दूसरा एल्यूमिनियम वायर बनाते हैं, एनामेल्ड वायर, जो मोटर्स और ट्रांसफार्मर्स वगैरह में काम आते हैं। अब ये जो वायर्स होते हैं, जो सस्ती जो चीज़ें होती
होती हैं, जो आजकल मोटर्स अपनी आ रही हैं घरों में, चाहे आप किसी भी मोटर को लिए, छोटे काम के लिए जो मोटर आती है, तो कॉपर बहुत महंगा हो गया है, तो वहाँ पर जो मोटर्स में काम आता है वो एल्यूमिनियम के वायर आते हैं। लेकिन जो हैवी ड्यूटी आजकल काम हो गया, पहले क्या होता था कि हर इक्विपमेंट में कोई छोटी बड़ी कैसी भी मोटर होती थी, कोई पुराना आपके पास कोई इक्विपमेंट हो जो पुराने कम से कम 10 15 20 साल से चल रहा हो, घर में कोई मोटर हो, उसको अगर आप नोट करेंगे उसमें, तो उसमें कॉपर की वाइंडिंग होती है। लेकिन चूंकि अब कॉपर महंगा हो गया, इसलिए अब एल्यूमिनियम की नई जो मोटर्स हो उसमें, छोटी मोटर्स जो होती है उसमें एल्यूमिनियम की वाइंडिंग आ रही है। अब है क्या कि ये जो कॉपर की वायर्स आजकल इस्तेमाल, जो कॉपर की वाइंडिंग जो आजकल इस्तेमाल होती है, वो इस्तेमाल होती है हैवी ड्यूटी यानी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, क्योंकि वहां पर जो है आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए होती है। तो कॉपर की वो वाइंडिंग एनेमल्ड वाइंडिंग के वायर्स बनाते हैं। तो जैसे मैंने बताया, दो तरह की वाइंडिंग के वायर से बनाते हैं, एक कॉपर वायर्स बनाते हैं, एक एल्यूमिनियम की के वाइंडिंग वायर्स बनाते हैं। इसके अलावा ये कई अन्य तरह के वायर्स भी बनाते हैं, और स्पेशली जो सबमर्सिबल पाइप है उसकी, जो सबमर्सिबल पंप है उसकी वाइंडिंग के लिए, जो उसकी मोटर की वाइंडिंग के लिए जो वायर्स हैं, स्पेशलाइज्ड वायर्स होते हैं, उस तरह के वायर्स भी ये बनाते हैं। जो दूसरा काम है इसी सेगमेंट में, वो इनकी स्ट्रिप्स से रिलेटेड। स्ट्रिप्स का मतलब कॉपर की ये पट्टियां, पतली पतली पट्टियां, ये बेसिकली सर्किट को जोड़ने के काम आते हैं। मजबूती से अगर किसी दो, जहाँ पे बहुत हैवी करंट फ्लो हो रही है, तो वहां पर आप जो है वो किसी लूज कांटेक्ट पे या कोई पतले वायर का सहारा नहीं ले सकते। उसके लिए आपको एक स्ट्रिप जो होती है उसकी आवश्यकता होती है। तो जो हैवी ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स होते हैं या हैवी ड्यूटी अन्य इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट होते हैं, उनमें कॉपर की स्ट्रिप्स काम आती है, तो वो कॉपर की स्ट्रिप्स भी ये बनाते हैं। तो जैसे मैंने बताया, ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट हुआ वाइंडिंग वायर से रिलेटेड और स्ट्रिप से रिलेटेड, जहां से इनका रेवेन्यू 76% आता है, 3/4 रेवेन्यू इनका यहां से आता है। अभी रिसेंटली इन्होंने एक्सपेंशन किया है कॉपर ट्यूब्स में और पाइप्स में। तो कॉपर ट्यूब्स और पाइप्स में ये मैन्युफैक्चर भी करते हैं और रॉ मटेरियल की जो है वो ट्रेडिंग भी करते हैं। तो वहां से इनका रेवेन्यू 22% आता है। और ये कॉपर ट्यूब्स एंड जो पाइप्स हैं, ये आपके मेजरली जो है रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, हीटिंग, वेंटिलेशन या एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्रीज, HVAC जो इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, तो वहां पर काम आते हैं। हमने इस बारे में एक वीडियो बनाया था KRN हीट एक्सचेंजर के बारे में, तो वो भी कॉपर ट्यूब्स और पाइप बनाती है। तो उसी तरह के कॉपर ट्यूब्स और पाइप जो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में इस्तेमाल होते हैं, वो ये कंपनियां बनाने लगी है अभी रिसेंटली। तीसरा इनका जो सेगमेंट है वो फिनिश गुड्स की तरफ सेगमेंट है, वहां उस तरफ जा रहे हैं ये। तो देखिए है क्या, इनका जो ट्रांजिशन है, शुरू शुरू में इन्होंने वाइंडिंग वायर से शुरू किया। वाइंडिंग वायर जो है वो क्यों वहां से शिफ्ट होकर ये आगे आगे की तरफ यानी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, तो ये स्ट्रिप्स से हटकर कॉपर ट्यूब्स की तरफ जा रहे हैं, उसके साथ ये फिनिश प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं। क्यों जा रहे हैं इसका जिक्र करेंगे वीडियो के अगले भाग में। तो ये जो अदर सेगमेंट है जहां से इनका 2% रेवेन्यू आता है, वहां पर ये BLDC मोटर्स बनाते हैं एयर कंडीशनर्स के लिए। इसके अलावा HVLS फैंस जो होते हैं, जो बड़े फैंस होते हैं जो मॉल्स में काम आते हैं या फैक्ट्रीज में काम आते हैं, तो उस तरह के फैंस जो हैं ये फिनिश प्रोडक्ट्स भी अब बना रहे हैं। अब देखिए इनके टोटल 5 प्लांट्स हैं। जो इनके 3 प्लांट्स हैं वो डेडिकेटेड है वायर्स और स्ट्रिप्स को की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और जो एक प्लांट है इनका बड़ौदा में है वो डेडिकेटेड है, उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, अभी उसमें एक्सपेंशन का काम चल रहा है। तो वहाँ ये कॉपर के पाइप्स एंड ट्यूब्स बनाते हैं। और इसके अलावा इन्होंने भारत का सबसे बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉपर ट्यूब्स एंड पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग का एक प्लांट लगाया अभी रिसेंटली 2025 में। वो कॉपर ट्यूब्स एंड पाइप्स भिवाड़ी में लगाया है, तो वो कॉपर ट्यूब्स एंड पाइप्स बनाते हैं। अब देखिए है क्या, रॉ मटेरियल इनका क्या हुआ, वो हुआ कॉपर। कॉपर लिया इन्होंने, कॉपर लेने के बाद उसको या तो वायर्स में कन्वर्ट करते हैं या पाइप्स एंड ट्यूब्स में कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो वायर ये कन्वर्ट करते हैं, मतलब आप कॉपर लेके जब उसको वायर्स में आप कन्वर्ट करते हैं, तो बेसिकली वहां पर इनका जो मार्जिन है ना, वो मात्र 4 से 4.5% है। तो बेसिकली इनको जो अपने मेहनत का पैसा मिलता है वो इतना सा ही है, कोई वैल्यू एडिशन कुछ है नहीं। सिर्फ इतनी सी चीज है कि आपने कॉपर से कॉपर वायर बनाया और उसमें 4 से 4.5% जो कन्वर्जन चार्ज है, जो इनका मार्जिन है, वो आप ये समझ लीजिए कन्वर्जन चार्ज है। तो वो कन्वर्जन चार्ज इनको मिल जाता है।
अब ये जो वायर है, इसमें जो है ये 70 से 75% जो सप्लाई करते हैं वो लार्ज ओईएम्स को करते हैं। लार्ज ओईएम्स कौन कौन से हो गए भाई? कोई इंडस्ट्री जो हुई, कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाली हुई, कोई पंखे की इंडस्ट्री हुई, कोई केबल बनाने वाली कंपनी हुई। तो जैसे मान लीजिए आर आर काबेल को ही अपना वो जो वायर है वो सप्लाई करें, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि वो भी पंखे वगैरह बनाती है। तो ये जो है 70 से 75% अपना वायर्स एंड स्ट्रिप्स का जो कंजम्पशन है वो डायरेक्टली देते हैं इंडस्ट्रीज को या ओईएम्स को, और जो 30% इनका लगभग जो इसका कंजम्पशन है वायर्स एंड स्ट्रिप्स वाले सेगमेंट में, वो ओपन मार्केट में होता है। और ओपन मार्केट में इनके पूरे देश में लगभग 200 सिटीज में इनके डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसके थ्रू ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चलाते हैं। तो अब देखिए ये प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि ये जो लो मार्जिन वाला बिजनेस है, ये वाइंडिंग वायर्स का, उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा है। लोकल प्लेयर्स जो होते हैं, छोटे प्लेयर्स जो होते हैं, जो छोटी इंडस्ट्रीज होती है, वो भी पिक्चर में आ जाती है। तो इन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया है कॉपर और कॉपर पाइप्स वाले सेगमेंट में, जो हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग या रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में काम आता है। अब देखिए एक खास बात और है कि ये जो कॉपर ट्यूब्स और पाइप्स जो है ना, इसमें इसके 70% जो है वो भारत इंपोर्ट करता है। तो इन्होंने क्या किया, भिवाड़ी में एक बड़ा प्लांट अभी लगाया भारत का, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो कॉपर पाइप्स और ट्यूब्स का मैन्युफैक्चर करता है। और इस प्लांट से जो प्लांट से जो प्रोडक्शन होगा वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का काम करेगा। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक तो जल्दी बिकते हैं। भाई कोई इंपोर्ट करेगा, इंपोर्ट करने की बजाय ये है ना कि अगर उसी क्वालिटी का माल मुझे इंडिया में मिल रहा है, तो वो ओईएम जो है, जो या कोई रेफ्रिजरेशन और या एयर कंडीशनिंग वाली कंपनी होगी जिसको कॉपर ट्यूब्स एंड पाइप्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो लोकल उस माल को प्रोक्योर कर लेगी, सस्ता भी पड़ेगा और जल्दी भी आ जाएगा। साथ ही साथ जो है ये वाली कंपनी है, यानी जो कॉपर ट्यूब्स एंड पाइप्स बना रही है, इसके मार्जिन भी क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा रेट पे बिकेगा, तो उसके मार्जिन भी जो है वो बेटर रहते हैं। दूसरी बात ये, भारत में तेजी से रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग की इंडस्ट्री बढ़ रही है, और इसी के साथ ही ये कॉपर ट्यूब्स एंड पाइप्स की डिमांड भी बढ़ रही है। और यही कारण है कि इनकी जो सेल पिछले साल, टोटल सेल का जो कॉपर पाइप्स एंड ट्यूब से जो सेल आती थी वो 14% आती थी। जो इस साल, जो मार्च 2026 में जो इनके रिजल्ट आए, उस साल जो ईयर समाप्त हुआ, वहां पर इनका जो रेवेन्यू है वो 14% से बढ़कर कॉपर ट्यूब्स एंड पाइप के सेगमेंट में 22% हो गया। 8% की इंक्रीज हो गई है। टोटल ये अपने जितना भी प्रोडक्शन करते हैं उसका 93%, 93% जो है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के इनके प्रोडक्ट काम आते हैं, और मात्र 7% जो है वो ये एक्सपोर्ट करते हैं। अब कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में इनके प्रोडक्ट काम आते हैं? तो देखिए, पावर इंडस्ट्री तो बिल्कुल क्लियर है कि पावर इंडस्ट्री में इनके प्रोडक्ट्स काम आते हैं। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले इंडस्ट्री में इनके प्रोडक्ट्स काम आते हैं। फिर कंज्यूमर अप्लायंसेस हुआ, ऑटोमोबाइल्स हुआ, रिन्यूएबल्स हुआ, ईवी हुआ, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग हुआ। इस तरह की वाइड वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज को इनके प्रोडक्ट सर्व करते हैं। अब इनके स्ट्रेंथ की बात करूं तो देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये लगभग 30 साल से इस इंडस्ट्री में है, और एक जनरेशन, तीसरी जनरेशन, मतलब ये जो रामेश्वर लाल काबरा साहब है, उसकी उनके पोते अब इस कंपनी को संभाल रहे हैं। पूरे ग्रुप, आरआर ग्रुप को पूरे संभाल रहे हैं, आप ये कह सकते हैं पूरी फैमिली जो है वो कंपनीज को संभाल रही है। तो आप ये समझ लीजिए कि कंपनी के प्रोमोटर को की नॉलेज के बारे में या कंपनी के चलाने में उनको क्या कोई कोई एक्सपर्टाइज उनकी है या नहीं है, इस बारे में तो कोई शंका है नहीं। बिल्कुल क्लियर है कि बहुत अच्छी कंपनी ये चला सकते हैं। इनको कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में भली भांति नॉलेज है। दूसरी बात ये, अब आरआर जो ग्रुप है वो, आरआर ग्लोबल ग्रुप रादर, वो बहुत बड़ा हो गया है। तो ये कंपनी जो है, इनकी फ्लैगशिप कंपनी है आरआर ग्रुप की। तो ये जो है, ये राम रत्न वायर्स जो है वो आरआर ग्लोबल ग्रुप से बैक्ड है। तीसरी चीज ये कि जो उभरते हुए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, जैसे ईवी हुआ, रिन्यूएबल्स हुआ, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग हुआ, वहां पर ये कंपनी उस तरफ अपने आप को शिफ्ट कर रही है। अब इस कंपनी की वीकनेस की बात करूं तो देखिए, पहली चीज तो ये है कि इनका जो रॉ मटेरियल है ना, वो है कॉपर या एल्यूमिनियम टू सम एक्सटेंट, और 95% जो इनका
टोटल कॉस्ट है, टोटल जो इनका कॉस्ट है उसका 95% रॉ मटेरियल में जाता है। तो है क्या कि इनके जो मार्जिन्स है ना, वो कॉपर की जो प्राइसिंग है इंटरनेशनल मार्केट में उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि कॉपर की प्राइसिंग अभी रिसेंटली बहुत तेज़ी से इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी है। हालांकि ये क्या करते हैं कि जैसे ऑर्डर लिया, ऑर्डर जैसे ही आया वैसे बैक टू बैक ये रॉ मटेरियल का ऑर्डर दे देते हैं, और इस कारण से ये जो है ना कुछ सर्टेन एक्सटेंट तक ये जो रॉ मटेरियल की फ्लक्चुएशन से जो उनको लॉस हो सकता है उससे ये बच जाते हैं। दूसरी बात ये, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंज्यूमर फेसिंग नहीं है जिसकी कंसिस्टेंट डिमांड रहती है। ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वाले प्रोडक्ट्स हैं, और इंडस्ट्री जो है वो साइकिल में मूव होती है। इंडस्ट्रियल साइकिल अप होता है, डाउन होता है, अप होता है, डाउन होता है। तो अगर इंडस्ट्रियल साइकिल बढ़िया चलेगा तो कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड रहेगी। तीसरी वीकनेस ये है कि इनको कंपटीशन फेस करना पड़ता है छोटे और अनऑर्गेनाइज प्लेयर से और जो बड़े लार्ज साइज वाले ऑर्गेनाइज प्लेयर से। तो इस एरिया में स्पेशली वाइंडिंग वायर्स और ये जो स्ट्रिप्स वाला सेगमेंट है इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा है नहीं, ये चीज़ें आसानी से बनाई जा सकती है। तो इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करूं तो 4000 करोड़ का छोटा मार्केट कैप है, ROE 21% है, अच्छा ROE है। डेट टू इक्विटी जो है 1.13 है, यानी हर 100 रुपए की इक्विटी पर 113 रुपये का कर्जा है। पी 36 है। जो 3 साल की सेल है वो 25% बढ़ी है, अच्छी बढ़ी है साल दर साल। 3 साल का जो प्रॉफिट है वो 35% बढ़ा है, ये भी साल दर साल अच्छा प्रॉफिट बढ़ा है। प्रमोटर के पास 69% है, FII के पास 0.17% है, DII के पास 0.44% है, यानी FII DII दोनों के पास आधे परसेंट से भी कम है, बल्कि FII के पास तो 1/4% से भी कम है, और पब्लिक के पास जो है वो 30% है। तो मेजरली या तो प्रमोटर के पास है या पब्लिक के पास है। तो अगर वीडियो को समराइज करूं तो देखिए, ये जो कंपनी है ना ये अभी ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है। ये अपने आप को जो वाइंडिंग वायर से वहाँ शिफ्ट कर रही है, ये कॉपर पाइप्स एंड ट्यूबिंग से ट्यूबिंग की तरफ। तो वो जो सेगमेंट है वो एक उभरता हुआ सेगमेंट है। अब आपको देखना इस बात को है कि भाई भविष्य में ये जो शिफ्ट है ना ये कितना कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि जो वाइंडिंग वायर और स्ट्रिप वाला सेगमेंट है वहाँ से बहुत ज़्यादा अगर उसी पे ये कंपनी डिपेंडेंट रही तो बहुत ज़्यादा इस कंपनी से उम्मीद रखने वाली चीज़ है नहीं। बाकी मैंने एक फ्रेमवर्क आपको दिया, आप हमेशा की तरह कोई भी निर्णय लेते समय एक स्वतंत्र अध्ययन करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अवश्य पूछें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।